हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का राना केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 4 में, जो लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप तीनों लेक्चर आपके जो हैं लोड हो चुके हैं। इसका हम लेक्चर 4 में बात करेंगे। मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखा है कि एक्सप्लेन वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्राइव डी ब्रोगली इक्वेशन एंड वेरीफाई इट्स एक्सपेरिमेंटली। ओके, अब इसको जरा समझते हैं। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले लिया। ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखा जाए। देखिए, आपने जो लेक्चर सेकेंड देखा, जो लेक्चर थर्ड देखा, क्लियर, जिन लोगों ने लेक्चर सेकेंड और थर्ड देखे हैं उनको बड़ा आसान पड़ेगा। ये फोर्थ लेक्चर का जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपके सामने लाए हैं, ये बहुत ईजी उनके लिए रहेगा। तो क्वेश्चन को आप तो समझ ही गए हैं कि इसमें वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करना है, एक्सप्लेन करना है, सॉरी। उसके बाद क्या करना है आपको, डी ब्रोगली इक्वेशन को भी इसी में हम लोग ड्राइव करेंगे, बिल्कुल, और वेरीफाई, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली थोड़ा वेरीफाई भी करेंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ से ये आंसर हो गया, वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे, उसका डुअल नेचर। तो डी ब्राय ने क्या बोला था, डी ब्राय बोलो या डी ब्रोगली बोलो, डी ब्रोगली ने क्या बोला था, सन 1924 में बताया कि जो रेडिएशन, अर्थात जो लाइट है, रेडिएशन या लाइट के समान ही मैटर भी डुअल नेचर शो करता है। यानी 1924 में डी ब्रोगली बोले कि लाइट के समान जो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, मैटर होता है, वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर का अर्थ है वेव नेचर व पार्टिकल नेचर। ये आपका डी ब्रोगली ने कहा था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर के स्मॉल पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम जब ये मोशन करते हैं, यानी जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जब ये मोशन करते हैं तो क्या होता है, ये सब वेव नेचर शो करते हैं। ये सब क्या करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं। मैटर के इस डुअल नेचर को डुअल नेचर ऑफ मैटर कहा जाता है। तो ओवरऑल इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है, उस आंसर में आप डी ब्रोगली का डुअल नेचर मेंशन कर दो, पहली चीज, क्लियर। उसके बाद फिर क्या करो, आपको मालूम है कि जो प्लांक्स थ्योरी आपने पढ़ी थी, प्लांक्स थ्योरी में फोटॉन शब्द एक आया था। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात करें, जो आपने लेक्चर सेकेंड और थर्ड में पढ़ा है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात करें तो वहाँ पे क्या मैंने बोली थी कि एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, हर एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती, ई बराबर एच नहीं होती। ये समीकरण 1 बना देना। आइंस्टीन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है वो क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। बिल्कुल बात सही है। जो लेक्चर सेकेंड में जो डी ब्रोगली इक्वेशन प्रूव की थी वो इसी हिसाब से प्रूव की। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपके पीछे के जो आपने लेक्चर पढ़े हैं उनका यहाँ पर क्या करना है, सबको ऐड कर देना, पूरा लॉन्ग बन जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन ई बराबर एच नहीं हो जाएगी, और आइंस्टीन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है वो क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में एनर्जी की बात हो रही, तो लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी इसको हटा देंगे, तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, न्यू को चेंज करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, न्यू बराबर होता है सी अपान लैम्डा। तो यहाँ सी अपान लैम्डा रख दिया, एम सी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से सी कैंसिल हो गई, तो बचेगा एच अपान लैम्डा, यहाँ बचेगा एम और सी बचेगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सी होती है लाइट स्पीड होती है, लेकिन हमें यहाँ पर चूंकि आपको मालूम है डी ब्रोगली इक्वेशन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अप्लाई होती, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सी को हटा दिया बी से। मैं मान रहा हूँ कि ये जो बी है वो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी पार्टिकल, तो ये किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वी है। तब क्या हो जाएगा, एच अपान लैम्डा बराबर इस सी को हटा देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे, वी, तो फार्मूला हो जाएगा एम बी। ओके, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, पी बराबर एम बी। तो इस एम बी को हटा देंगे, क्या आ जाएगा, पी, तो पी बराबर हो जाएगा एच अपान लैम्डा, या लैम्डा बराबर एच अपान पी। बिल्कुल बात सही है। ये आपकी डी ब्राय इक्वेशन है, ये डी ब्रोगली ने प्रूव किया था, ये डी ब्रोगली का रिजल्ट है, लैम्डा बराबर एच अपान पी या पी बराबर एच अपान लैम्डा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर की बात करनी है, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रोगली को प्रूव कर देंगे। इतना काम कर लेंगे। अब इसके आगे क्या करना है वो आप देखिएगा। इसके आगे आप करेंगे क्या, इसके आगे लिखेंगे कि 1925 में डेविसन और जर्मन ने भी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का समर्थन किया। यानी 1925 में इन दो साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो डी ब्रोगली की इक्वेशन थी, या उसका जो स्टेटमेंट था, उसका जो कॉन्सेप्ट थी, उसकी जो थीसिस, हाइपोथेसिस थी,
उसको क्या किया, सपोर्ट किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन में वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर होता है, अर्थात डुअल बिहेवियर शो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेविसन और जर्मन ने डी ब्रोंगली का सपोर्ट किया और बताया कि नहीं, जो ये बोल रहे हैं भाई साहब ये बिल्कुल बात सही है, इसमें डुअल नेचर होता है पार्टिकल और वेव का। अब लोग बोले इसको कैसे प्रूव करोगे, तो इसके लिए डेविसन और जर्मन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल उससे पहले यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं डी ब्रोंगली इक्वेशन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रोंगली इक्वेशन का एक मैथमेटिकल, यानी फार्मूला तो आपने प्रूव किया, अब उससे उस फार्मूले से कुछ कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, उस चीज़ को हम देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को बी वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया जाता है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो, बी वोल्टेज से एक्सेलरेट, यानी जब उस इलेक्ट्रॉन को, भाई वोल्टेज क्या है, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल, वो एक एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट अर्थात वो मोशन में आ जाएगा, वो गति करने लगेगा। हम क्या कहेंगे, देखिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, के बराबर ईवी। तो ध्यान रखिएगा वोल्टेज के टर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या होती, ईवी, और वैसे तो हमको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ओके, ये दोनों फार्मूले आपके इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होते हैं। तो वही लिखा कि जो मोशन के कारण, पढ़ा दोबारा करा, जब किसी इलेक्ट्रॉन को भी वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया जाता है तो मोशन के कारण एनर्जी कितनी हो जाती है, ईवी हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल होगी। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 mv² बराबर ईवी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो mv² बराबर हो जाएगा 2ev, v² बराबर क्या हो जाएगा, 2ev/m हो जाएगा। v निकालिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, √2ev/m। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे क्या है, अब तुरंत किसको याद करेंगे, डी ब्रोंगली को याद करेंगे। डी ब्रोंगली क्या है, लैम्डा बराबर h/p, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रोंगली को वेरीफाई कर रहे हैं, उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर h/p है, अच्छी बात है। p बराबर क्या होता है, सबको मालूम है, मोमेंटम p बराबर mv होता है। तो लैम्डा बराबर h रहेगा m, और ये जो b दिख रहा है ना, इस b में ये वैल्यू, सॉरी, इस b की जगह हम लोग क्या करेंगे, इस b की जगह ये वैल्यू रख देंगे। ये जो v दिख रहा है इसकी जगह वैल्यू क्या रख देंगे, √2ev/m, ये रख दिया, √2ev/m। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस m को रूट के अंदर भेजेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब किसी चीज़ को रूट के अंदर भेजा जाता है तो वो स्क्वायर हो जाता है, ये मैथ का नियम है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर से m कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, लैम्डा, ऊपर h बचेगा, रूट चढ़ेगा, और क्या बचेगा, 2mev। तो ओवरऑल जो आपने एक फार्मूला पढ़ा था डी ब्रोंगली का, p बराबर या लैम्डा बराबर h/p या p बराबर h/लैम्डा, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद हम ये रूप उसका लेके आए, लैम्डा बराबर h/√2mev। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन में इनकी कुछ वैल्यू रखेंगे। जैसे हमें जो मुझे वैल्यू ज्ञात हैं उनको हम रखेंगे। जैसे हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। यस, ई क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो हमको मालूम है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। जब ये वैल्यू इसके अंदर रखी जाती है और कैलकुलेट की गई तो वो रिजल्ट क्या मिला, वो रिजल्ट याद रखिए, वो रिजल्ट मिला लैम्डा बराबर 12.26/√v एंगस्ट्रॉम। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो पीछे पढ़ चुके हैं लेक्चर 3 में। बिल्कुल, लेक्चर 3 में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बताया कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए ये वाला कि वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे इसको करेंगे, तो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम लिखेंगे, वो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। ओके, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये सब वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बराबर, ध्यान रखिएगा ये जो लैम्डा ये क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसको क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य, ये वैल्यू आ गई 12.26/√v एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर v क्या है आपका, पोटेंशियल। ओके, इसके बाद अब नीचे क्या लिखेंगे, ये पूरा क्वेश्चन ही चल रहा, उसका आंसर लॉन्ग है। करा यदि इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट, क्योंकि ये तो आपने रिजल्ट यहाँ तक पा ही लिया, ये रिजल्ट आपका आ गया लैम्डा बराबर 12.26/√v एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर v की वैल्यू कुछ रखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब देखिए, करा यदि इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सलेट किया जाए, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, 100 वोल्ट से क्या कर दिया जाए, एक्सलेट कर दिया जाए, क्योंकि वोल्ट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी।
तो उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी भाई? यहाँ पर आप 100 रखोगे, इसके अंदर 100 रखो, तो रूट के अंदर 100 रखोगे, बाहर कितना आ जाएगा 10, और 10 से इसको डिवाइड करना, तो कितना आ जाएगा ये वेवलेंथ? ये वेवलेंथ आ जाएगी 1.226 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या 1.226 एंगस्ट्रॉम होगी। मेरी बात को समझिएगा, ये जो 100 वोल्ट है वो आपको इस इक्वेशन में रखना है, तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा 10, और 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1.226 एंगस्ट्रॉम आएगी। अब एक आपको बताना चाहेंगे, ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ किसकी होती है? एक्सरे। बस यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ किया और उसके बाद ये जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू किसकी आ रही है? एक्सरे। तो लिखा है कि एक्सरे की वेवलेंथ भी इसी ऑर्डर की होती है, और आपको मालूम है कि एक्सरे क्या है? वेव है। एक्सरे क्या है? वेव। इस प्रकार डी ब्राउनली इक्वेशन का सत्यापन हो जाता है। तो ओवरऑल इस इक्वेशन का एक मैथमेटिकल रूपरेखा दी, उसके बाद इसमें हमने वैल्यू पुट की, ये फार्मूला हमने प्राप्त किया, इस फार्मूले में हमने v की वैल्यू रखी, और v की वैल्यू रखने के बाद वेवलेंथ a आई। ये वेवलेंथ किसकी है? ये वेवलेंथ होती एक्सरे के वेवलेंथ, यानी एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो इसी के ऑर्डर की है, इसी के इक्वल होती है, इसी के रेंज में आती है। तो इससे प्रूफ होता है कि डी ब्राउनली इक्वेशन बिल्कुल सही है, यानी डी ब्राउनली का स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखता है। क्लियर? यहाँ तक। अब चूंकि लॉन्ग है तो इतने में तो नंबर मिलेंगे नहीं। अब इसका लास्ट पढ़ाओ क्या है? हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें शामिल की, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर में क्या कह रहा? जब कोई इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराता है, ये जो सामने आपको डिस्प्ले दिख रही है इकाई की जिंक सल्फाइड की, तो कह रहा जब कोई इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराता है तो चमक उत्पन्न करता है। ये देखा गया कि टकराने वाला प्रत्येक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही स्थान पर चमक उत्पन्न करता है, एक ही स्थान पर चमक उत्पन्न करता है। इससे प्रदर्शित होता है कि टकराने वाला इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर निहित है, अर्थात वेव की तरह फैला हुआ नहीं है, अतः इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेवियर शो करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक पत्थर है और उस पत्थर को आपने दीवार पर बहुत तेजी से फेंका, तो वो क्या करेगा? वो पत्थर उस दीवार पर एक स्पॉट, एक दाग बना देगा। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लेते हैं, एक डिस्प्ले लेते हैं कुछ इसी तरीके से, और उस पर क्या करते हैं? उस पर इलेक्ट्रॉन की बमबारी कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब उस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराता है तो उस पर केवल एक चमक पैदा करता है, स्पॉट पैदा करता है, वो फैलता नहीं है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे रिजल्ट निकला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर है। क्लियर? अब दूसरी चीज़, अब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर कैसे शो करता है, इसके लिए एक दूसरा तरीका ढूंढा गया देखने के लिए। ये सामने एक डिस्प्ले आपको दिख रही है। क्लियर? फोटोग्राफिक प्लेट है, सॉरी ये फोटोग्राफिक प्लेट है, और इसी टाइप से एक जिंक सल्फाइड को भी लेते हैं, स्क्रीन ली, एक प्लेट ली, उस पर जिंक सल्फाइड का लिप कर दिया जाता है। क्लियर? पहले स्टेटमेंट के लिए। अब जो वेव नेचर, इसके लिए क्या करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं, यहाँ पे एक लैंप ले ली, आपका टंगस्टन का फिलामेंट जो बहुत सारे क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस आपकी ये प्लेट लगा दी है, यहाँ पर ये निकल क्रिस्टल है, और ये आपकी फोटोग्राफिंग प्लेट है। अब होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक बीम की फॉर्म में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या होते हैं? निकल क्रिस्टल से टकराते हैं। क्लियर? निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद क्या होते हैं? फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, और फैलने के बाद क्या करते हैं? ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं? एक रिंग बनाते हैं, जो आपको दिख रही है ना, ये बिल्कुल ऐसी रिंग लैब में देखी गई जब एक्सपेरिमेंट किया गया। इनको बोलते हैं डिफ्रैक्शन रिंग्स। ये रिंग्स क्या प्रूव करती हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल पर डाला जाता है तो निकल क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन बीम को फोटोग्राफिंग प्लेट पर स्प्रेड कर देता, फैला देता है, और फैलने के बाद देखिएगा फैला देता अर्थात डिफ्रैक्शन रिंग्स प्राप्त होती हैं। डिफ्रैक्शन तो मालूम है, विवर्तन, चारों ओर फैल जाती हैं और ये ऐसा एक रिंग जैसी छल्ला बनाती हैं, डिफ्रैक्शन रिंग्स प्राप्त होती हैं। ये रिंग्स उन रिंग्स के समान थी जो उसी क्रिस्टल पर एक्सरे डालने से प्राप्त होती है। देखिएगा एक अच्छी बात यह है कि ये जो रिंग्स यहाँ पर मिल रही हैं,
यही रिंग जब हम लोग इसके ऊपर एक्सरे डालते हैं, एक्सरे डालते हैं, तो एक्सरे की भी जो एक्सरे जो है वो एक्सरे भी इसी तरीका का सीन बनाता है। तो वही कह रहा है कि ये रिंग्स उन रिंग्स के समान थी जो क्रिस्टल पर एक्सरे डालने से प्राप्त होती हैं। क्योंकि एक्स रेज में वेव नेचर होता है, अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर होता है। तो ये सीन वही मिला जब एक्सरे फेंकी जाती हैं, जब एक्स किरणें डाली जाती हैं, तो इसी हिसाब से डिफ्रैक्शन रिंग्स मिलती हैं। तो उसी के बेस पर डेविसन और जर्मन ने कहा नहीं, यस इलेक्ट्रॉन में भी डुअल नेचर होता है, अर्थात उसके अंदर वेव का नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर। तो ओवरऑल हमने समझा कि अगर ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आ जाए तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो वो मैंने लिखने का तरीका बताया है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर ये लिखेंगे, क्योंकि बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जाए। फिर ये लिखेंगे यहाँ तक, यहाँ लिखने के बाद फिर इसके बाद ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, अच्छे से जिस बच्चे ने लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देखा है वो अच्छे से इसको कर लेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।